देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत समझना। कहा था कि मैं मेंडल के एक प्रयोग ने लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, माने वो लंबा पौधे हैं और उसका पुष्प कैसा है, बैंगनी है, संकरा एक बौना पौधा से कराया गया जिनके पुष्प कैसे हैं, सफ़ेद हैं, करवाया गया। तो इसके संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी थे, सभी पुष्प कैसे थे, बैंगनी थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। तो इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों के आनुवांशिक रचना कहाँ होगी। लंबे अब बौने पौधे कहा था ना कि रचना पूछा था। सुनो क्या हुआ है, सुनो पहला क्वेश्चन पर समझो कि वो लेते हैं लंबा पौधा, कौन पौधा लिए, लंबा लिए और इसका रंग कैसा था, बैंगनी। अब बौना लिए इसका रंग सफ़ेद हो, दोनों के बीच में संकरण कराए। और कैसा पौधा प्राप्त हुआ तो सुनो, सुनो इधर जो पौधा है, वो पौधा जो प्राप्त हुआ है वो बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त थे। सही पौधे कैसे थे, बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें लगभग आधे बौने भी थे। बैंगनी तो प्राप्त हुए, सब बैंगनी थे, लेकिन आधे बौने थे। सुनो अगर इसको लिखते हैं तो कैपिटल टी और बैंगनी के मान लो कैपिटल डब्ल्यू, आई स्क्वायर स्मॉल टी, आई स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू पढ़े थे। आज जब दोनों के बीच में संकलन कराया जाता है तो कैसा पौधा बनता है, पहले तो बैंगनी बनता है, तो बैंगनी के लिए लिख लो डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू। अब उसमें जो पौधे प्राप्त होते हैं आधे बौने हैं, आधे कैसे हैं, तो हाइटू में से एक ही आ जाएगी बौना कटी, और आधा क्या होंगे लंबे हैं, तो हाइटू में से एक आ जाएगा। तो इसकी संरचना जो कैसा कहीं लिखा है, यही विकल्प आपका सही है। सी नंबर विकल्प आपका क्या हो गया, सही है। समझे हो, बताओ इसको तुम लोग पहले दो क्वेश्चन दो चार समझ लेते हो तब लिखना, लो मत लिखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला के बाद दूसरा के पास। दूसरा प्रश्न सुनो बाबू, कह रहा है कि समजात अंग के उदाहरण कौन होंगे। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, लो ये तो समझाते बाबू, हथवा हमनी का अगवा बा आ कुतुओं का अगवा पैदवा आगवे होला। हमारा दांत और हाथी के था, लो यो तो दोनों एक जैसा बा, यो समझात हो जाई। आलू और घास के ऊपरी भूस्तर यो हो जाई। उपयुक्त तो सभी पर लगा लो, उपयुक्त किताब पर ही लिख लेना तुम लोग, उपयुक्त सभी पर लिख लेना, पेपर में आएगा तो छोड़ना है तुम लोग को ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी थे, मकड़ी के जीवाणु से। किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से। बकलोल हमनी के मानी ही कर, हमनी के बंदर जैसे मानी जान, तो क्या चिंपैंजी कर रहे हैं, चीन के बच्चों की तरह, जैसे वहाँ के बच्चे होते हैं वैसे हम लोग भी हैं। तो चीन के विद्यार्थी पर लगा लेना, चिंपैंजी क्यों लगा रहे हो। अगर चीन का बच्चा नहीं कहा होता ही तब चिंपैंजी पर लगता है, माने खाली जानवर के नाम निकला रही, बिलाई, कुत्ता, सियार, चिंपैंजी, तब चिंपैंजी पर लागे। लेकिन जब कोनो देश के लइकन के नाम लिख दिया तो हमनी के औकरी में ज़्यादा मैचिंग करता, तो कौन लगाओगे, चीन के विद्यार्थी। चिंपैंजी लगे भैया, बानर था, बानर में तुम्हारे मानते बानर कुछ नहीं कपड़ा पहनता, वो सब अपन दिखाता है, तुम लोग पहनते हो, तुम लोग, हम लोग तो बानर खाए हैं, बानर की प्रजाति लेकिन कपड़ा पहनते हैं और सब। इतना लिख लो तब क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दो, क्वेश्चन नोट कर लो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं ना। 4 का उत्तर हमें दर्शाना है, लिखना है। बहुत क्या कहता है प्रश्न सुनो, बहुत बढ़िया समझना है तुम लोग को। प्रश्न ये कहता है कि एक अध्ययन से पता चला कि, माने अध्ययन किया गया, कह रहा है कि एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक की आँखें भी हल्के रंग की होती है।
इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की जांच करिए। प्रभावी है। समझ लो कहाँ है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रभावी है। हालांकि आप प्रभावी तो होगा, क्योंकि माता पिता के भी आंखें कैसी है, हल्के पीले हैं, और पुत्र का भी क्या है, पीला। तो क्या होगा, प्रभावित। लिख लेना उत्तर नंबर 4 में कि माता पिता के अंदर हल्का रंग उपस्थित है, हल्का रंग वाला आँख उपस्थित है, तथा बच्चे का आँख भी हल्का रंग वाला है, अतः हल्का रंग प्रभावी होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। अभी पूछा जाए आपसे तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के पास चलते हैं। जय विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किस प्रकार संबंधित है? देखो, जय विकास और वर्गीकरण एक दूसरे से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। समझाते हैं पहले, तब लिखना, समझ लो। जय विकास और वर्गीकरण दोनों की बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे से संबंधित। पहले जानोगा कि जय विकास होता क्या। जय विकास से तात्पर्य यह है कि जय विकास के मतलब ये होता है कि जीवधारी का विकास कैसे हुआ। और आप पढ़े थे ना कि जीवधारी सबसे पहले एक कोशिकीय और सरलतम रूप के थे, बहुत सरल थे, साधारण जीवधारी थे, छोटे छोटे थे, और उनसे जटिल जीवधारी का निर्माण होता है कि जय विकास इसको कहता है। आप वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि जो जीवधारी है, जीवधारी के अंदर क्या गुण है, किस प्रकार का भोजन करता है, कैसे वातावरण में रहता है, इसके आधार पर अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इसको वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण का खोज किसने किया था? इसका खोज कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका खोज किया। अधिर्नाम पद्धति भी दिए थे, याद है? लिखो, लिनियस जैव विविधता के अंतर्गत जैव विविधता के अंतर्गत जीवधारी का विकास कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जानकारी प्राप्त होता है तथा वर्गीकरण के द्वारा जीवधारी को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। क्या है उत्तर नंबर 6। पहले दो चीज़, ए बाबू देखो इधर,
समजात अंग और समरूप अंग को उदाहरण सहित वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है। तो देखो समजात अंग किसे कहते हैं कि वे अंग जिसकी निर्माण अलग अलग अंगों से होती है। अलग अलग नहीं, अलग अलग अंगों से होती है ना समजात का मतलब, लेकिन कार्य क्या होता है, एक समान करते हैं। लेकिन कार्य क्या करते हैं, एक समान करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं समजात अंग। यही ना है, कार्य अलग अलग होता है। यही में होगा आपका वो समरूप का परिभाषा था जो आप बोला गया, जिसकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य आपका अलग अलग होता है। तो देखो पहले समजात वाला, जैसे आदमी का पैर, पैर नहीं हाथ, और कुत्ता का हाथ, दोनों का समझाते हैं दोनों की उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है ना। कुत्ता का जन पैर होता है वो का दौड़ने का कार्य करता है। हम लोग माँ होकर दौड़ेंगे तो क्या दौड़ेंगे, हाँ बोल पाएंगे। माँ होकर दौड़े का अगर दोनों हाथ नीचे कर लो, दोनों पैर, और कोई कहते कि तुम दौड़ के जाओ खूब तेज से, कितना तेज दौड़ सकते हो, दौड़े नहीं पाओगे। आलोको में तेज दौड़ सकता है। चला देखो वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है, माने समान अंगों से होती है, उत्पत्ति समान निकले, लेकिन कार्य अलग अलग होती है। लेकिन कार्य क्या होती है, अलग अलग होती है। कार्य अलग अलग होती है, तो इसे समजात अंग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, समजात अंग कहते हैं। अब रूप समान होगा, उत्पत्ति समान होंगी। उदाहरण में लिखना चाहिए, मानव का हाथ और कुत्ता का अग्रपाद। कुत्ता का तो समरूप तो इसका उल्टा होगा ना, जिसकी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। देख लेना कि वे अंग ऐसे को समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन कार्य एक समान होता है, तो उसे समरूप अंग कहते हैं। कापी रखे रहना, ठीक बा। जितना प्रश्न होता है जो सर जी पढ़ाएंगे आपको, कि कापी बायोलॉजी का तो हमेशा अपने पास है, जब भी पूछेंगे तुरंत बता देंगे, ठीक है। भाई पूरा क्वेश्चन आपको इसीलिए हम दिखाते हैं कि आप टॉप स्टूडेंट बनकर रहें, कभी ऐसा महसूस ना हो कि आप समझिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं इसके पास, उत्तर नंबर 7। अच्छा उदाहरण, ओ लिख लो। हाँ, तितली का पंख और चमगादड़ का पंख, उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन कार्य समान होता है। दोनों माने कार्य दौड़ने के लिए करते हैं।
आइए चलते हैं नेक्स्ट। कुत्ते के पूंछ में तेल लगाने पर कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है ना? वो क्वेश्चन थोड़ा है, दूसरा है। 7 नंबर ऊपर बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो और समझ करके लिखना है इसको। कह रहा है कि कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने का एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो ये कुत्ता लेंगे और ओके खाल माने खाल का मतलब जानते हैं चमड़ा, माने करिया रंग के कुत्ता लेंगे। कौन रंग के? आ सफ़ेद रंग के वो कुतिया लेंगे। क्या लेंगे? कुतिया। अरे काला कुत्ता तो कुतिया कैसा होना चाहिए? सफ़ेद। आ दोनों के बीच में संकरण कराएंगे समय पर। जब ऐसा देख माने बाबू आलोक बाबू तरा देखेगा कब एक के संकरण के टाइम होता और तो निहारत रही है तो संकरण के टाइम निकलेगा। आ तम ज़्यादा जाड़ा में होता है ज़्यादा, तब उसके बीच में संकरण कराएंगे। तो आपको याद होगा सब संकरण कराएंगे तो बताएंगे कौना रंग के कुत्ता प्राप्त होगा? काला रंग के, क्योंकि काला क्या है? प्रभावी है। बस हो गया, जो बच्चे पैदा होंगे काले रंग के नहीं तो काले रंग के जब प्रभावी है। हाँ तो सुन लो तो उचित काबरात का है तब काले होता है तो पढ़ाई थे तुम लोग को सह प्रभाविता। जब एक साथ दो लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको सह प्रभाविता कहते हैं। तो ये मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है। और मेंडल ने क्या कहता है प्रथम नियम में कि जो संतान बनता है उसमें जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता है, इसलिए इसको प्रभाविता के नियम है। पहले सुनो, पहले समझाते हैं तब दिखाते हैं इसको। एक हम लोग काला खाल वाला कुत्ता लेंगे। क्या लेंगे? कुत्ता, जिसको आप बी कह देंगे। क्या कह देंगे? बी है लिखिए। खाल का मतलब जानते हैं ना? चमड़ा। खाल का मतलब चमड़ा, माने कुत्ता ऐसा नहीं है जो करिया रंग के होते हैं। ठीक है, करिया रंग का कुत्ता समोर से लेकर आइए आते ही खोजिए तो सफ़ेद माल फाइल सफ़ेद रंग का कुतिया मिला तो क्या लगे? बहुत कुत्ते हैं सब समोर में, बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं सब, खाली कुत्ते ही हैं। बहुत तेज काटते भी है। हाँ बहुत तेज काटते भी है, चूता पर लाठी भी खाते हैं। यही बात है। पूछो क्यों ज़्यादा कुत्ते हैं वहाँ पर? वहाँ पर मीट मछली ज़्यादा मिलता है इसलिए कुत्ते ज़्यादा हैं। जहाँ पर मीट मछली ज़्यादा होता है वहाँ कुत्ते ज़्यादा होते हैं। चलो सफ़ेद रंग का क्या हो गया? कुतिया हो गया। तो इसको इस्तेमाल से प्रदर्शित करते हैं ना। और दोनों के बीच में क्या कराना है? संकरण। ले ला पुदीना क्रॉस करा तो बनेगा कैपिटल बी। और क्या बनेगा? स्मॉल बी। अरे दूगो में से एगो निकला थे मैं दूगो से तो में कौन प्रभावी होगा? कैपिटल बी। तो जो संतान बनेंगे, जो बच्चे बनेंगे काले खाल वाले होंगे। चलिए कैसे होंगे बच्चे? काले खाल वाले। कौन दिक्कत? ना बाबा ना तो लिखते हैं, लिखो। सर्वप्रथम एक अच्छा वो हम जान क्या कर रही थी, समझ गए माने एक बात। अब मोबाइल बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए। तो सर्वप्रथम एक काले रंग के निगाह चला था, काले रंग के क्या करेंगे? काले खाल वाला कुत्ता लेंगे। क्या लेंगे? कुत्ता। तथा इसका संकरण शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध माने सफ़ेद वाले कुतिया से कराते हैं। कुतिया से कराते हैं। तो जो संतान बनेंगे वे काले रंग के होंगे। काले रंग के देख लो। 8 नंबर उत्तर के पास।
पहले हम इस प्रश्न को जानेंगे। देखो क्या कह रहा है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। सुनो, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। अच्छा, जीवाश्म आप जानते हैं ना, जीवाश्म वो पदार्थ होता है जिसको खोद करके ज़मीन से कहाँ निकाला जाता है, और जीवाश्म निकालने के बाद जीवाश्म से हमें पता चलता है कि इस धरती पर किसी जीव की उत्पत्ति कब हुई थी। जीवाश्म जब निकाला जाता है तो उसी से पता चलता है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर किसी जीव की उत्पत्ति, चाहे डायनासोर है, चाहे चीता है, चाहे शेर है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी और कब इस धरती से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। आप बताइए, तो जीवाश्म का बहुत अधिक महत्व है ना जी, जीवाश्म का महत्व है ना विकासीय संबंध में। चलो लिखते हम लोग। जीवाश्म को पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म को पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है तथा जीवाश्म से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इस पृथ्वी पर जीवन है, जीव लिखना, जीव की उत्पत्ति कब हुई थी, तथा जीव कब विलुप्त हो गए थे। हाँ, विलुप्त हो गए थे। अच्छा, कोई उत्तर आपको हार्ड नहीं लग रहा है? कहिए तो बहुत सिंपल से लिखा रहे हैं, हम सिंपल से सिंपल लिखते हैं कि कोई आपको ऐसा नहीं है ना, आम भाषा की तरह, आम जनता की तरह। 9 नंबर उत्तर आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। प्रश्न आपसे ही कह रहा है कि किन परमाणु के आधार पर, पहले समझना क्वेश्चन, समझो, किन परमाणु के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थ से हुई है। अच्छा सुनो, एक अजैविक पदार्थ होता है और एक जैविक पदार्थ होता है, दोनों में अंतर का है। अजैविक का मतलब होता है जिसमें जान नहीं पाया जाता, जैसे पानी, मिट्टी, अमोनिया, ये सब आपको होता है अजैविक, जिसमें जान नहीं पाया जाता। और मिट्टी हुई, जान नहीं पाया जाता, प्रकाश हुआ, जान नहीं पाया जाता, पानी हुआ, जान नहीं पाया जाता। तो इसको अजैविक पदार्थ या अजैविक कारक कहते हैं। जैविक कारक, जैविक मतलब होता है जिसमें जान पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो जाए, पेड़ पौधे हो जाएंगे, छोटे छोटे जीवधारी हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलो लिखते हैं हम लोग, लिखो। पेड़ पौधे जैविक ना चलता है, बढ़ता है ना, पत्तियाँ खिलता है ना, फूल खिलता है ना, फल बनता है ना, खाली को चलता है, बस ये चलबो करेला ना, चलता है। चला पौधा अगर पाता रह रहा, बहुत पतला पौधा है, तब भी रही, जब चलता है तभी ना खूब चकराता है ना, बताओ। मान लीजिए हमें ये कूद कूद के चल जाओ पा रहे हो, बस जौन देखा। अब तू मान लो कि तू कल जैसे कर दिया कि पौधे में जान होता है तो चलता नहीं है, तो तारा में जान होता है, पता ही खिला देना तनी, आम के पौधे तनी खिला देना। हाँ, मैं अगर तारा लगे जान बा तो जौन उसमें है तो तुम्हारे अंदर तो उत्पत्ति कर दो, आम फरवा लो पूरा शरीर में। छोटा भाई तुम्हारा खरीदने के लिए हुआ आम तुर के खाएगा जी। तुम अपना में शोर जमवा लो पैर के नीचे, जहाँ पौधे के अंदर शोर आता है,
तू जमीन में धस जा, खतना कमरिया का टच करने न दूंगी। चल आगे बढ़ते हैं ना, ठीक हो। वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने, वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने 1929 ईस्वी में यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति, ये सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति, लिख लो, जीवों की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुई है। अकार्बनिक अणुओं से हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पर कार्बनिक अणु उपस्थित थे। क्योंकि जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित है। आगे लिख सकते हैं इसके प्रयोग, इसका मान लीजिए इसका विस्तृत उपस्थित है, इसका विस्तृत अध्ययन और प्रयोग एस्टेनल एल मिलर ने किया था। एस्टेनल एल मिलर ने किया था। एस्टेनल एल मिलर ने किया था। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि अकार्बनिक से कैसे, लेकिन सब लोग बता सकते हैं ना, अकार्बनिक जीव से ही जीवन से उत्पत्ति होती है। अच्छा देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग तो पूरा मौजबानी याद होगा, मिटा से सब लोग लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। 10 का उत्तर आ जाए। एस्टेनल एल मिलर ने किया था। सुनो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार बताती है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप पढ़े भी थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। आपको याद होगा पहले विभिन्नता का मतलब होता था जो जीव बनेगा वो अलग हो जाए, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है माता पिता से कहा अलग हो, तो उसको विभिन्नता कहा जाता है। अब जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में जो विभिन्नता होता है अधिक अस्थायी होता है। तो आपको मालूम होगा कि अगर आपसे कोई पूछे अलैंगिक जनन के बारे में तो आप याद किए, अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होती है और उसी जीव से एक नए जीव का निर्माण होता है।
उसी जीव से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। आप बिल्कुल जो जीव बनता है अपने जनक क्या होता है समान, इसमें विभिन्नता नहीं आती है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो जीव बनता है उसका गुण उसके माता पिता से अलग हो सकता है, जिससे कारण उसमें विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। हालांकि लैंगिक जनन करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में जो जीव बनता है उसका गुण जनक से अलग होता है। किसके कारण? डीएनए के कारण। किसके कारण? लिखते हैं, इसको मिटा दें सब। देखो तो साथ मिटी नहीं जा। 10 को उत्तर लिखो। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो एक ही जनक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसमें जो जीव बनता है इसका गुण बिल्कुल जनक के समान होता है, जिसके कारण इसमें विभिन्नता नहीं आती है। जिसके कारण इसमें विभिन्नता नहीं आती है। जबकि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। जबकि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें जो संतान बनता है इसका गुण जनक से अलग होता है। अलग अलग होता है, इसलिए इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है और यह विभिन्नता डीएनए के कारण होता है। डीएनए के कारण होता है और विभिन्नता किसके कारण होता है? डीएनए। इसलिए अंतिम में अलैंगिक जनन के तुलना में लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नता पाई जाती है। अधिक विभिन्नता पाई जाती है। देख लो। हाँ चलो 11 का उत्तर लिखते हैं हम लोग। अरे बहुत मारे हैं।
हमारे खेल के कहा चला। प्रश्न देखो कितना अच्छा है कि संतति में, संतति माने संतान जौन बनता है, नर और मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। माने आप कैसे कहेंगे कि नर और मादा से जो संतान बनते हैं उसमें 50-50% की भागीदारी होती है, बराबर की साझेदारी होती है। हम आपको बताते हैं, देखिए है, सुनो इधर देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक स्त्री एक पुरुष है, दोनों के जो संतान उत्पन्न होते हैं, आपको बताना है कि दोनों का 50-50 योगदान होता है। तो सुनो, अच्छी तरह बताते हैं तब आपको। मान लो पुरुष है, पुरुष मतलब नर, नर लिख लो, चलो नर लिख लो, आइए लिख लो मादा। नर में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसका XY होता है, सब लोग को याद होगा, तो XY लिख लेते हैं। अब मादा में क्या होता है, XX होता है। अब आपको निषेचन कराना है, जनन कराना है, तो ये X जाएगा इस X के साथ, तो XX हो जाएगा, और ये X जाएगा फिर इसको X के साथ, तो XX, ये Y जाएगा इस X के साथ, तो XY, ये Y जाएगा। तो बताओ, देखो तुम लोग, ये क्या बनेगी, लड़की, ये भी क्या बनेगी, लड़की, ये क्या बनेगा, लड़का, ये क्या बनेगा, लड़का। तो 50-50 की संभावना है ना, कि हो सकता है कि लड़की पैदा हो जाए, हो सकता है कि लड़का हो जाए, हो सकता है कि लड़की हो सकता है कि, लिख लो, देखो अच्छी तरह से स्पष्ट क्या हो रहा है कि स्पष्ट हो रहा है कि जो संतान बनते हैं उसमें नर और मादा का योगदान 50-50% का होता है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न था, मज़ा आ रहा है लिखने में, पहले बताओ। चलो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका लास्ट है, कितना अच्छा लिखा है। केवल वो विभिन्नता, जो कितना अच्छा प्रश्न कह रहा है, केवल वो विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपने अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। देखो एक पहले प्रश्न के भाव का सर आप जानते होंगे, सुनो ध्यान से बाबू, कि सुनिए, इस धरती पर वही जीव जीवित रह सकता है जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदल ले, वो जीवित रह सकता है। तो एकल जीव में जो विभिन्नता है, सही है, सहमति है कि एकल जीव जो जैसे मान हम एकल जीव, अकेले जीव हैं, और हमारे अंदर विभिन्नता है। विभिन्नता का मतलब जैसे पर्यावरण होता है वैसे अपने आप को बदल लेता है। बहुत गर्मी होती है तो ये वो गंजी पहन करके रहते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ता है तो कोट पैंट पहन के रहते हैं, बहुत पानी बरसता है तो रेनकोट पहन के रहते हैं। जिन पर्यावरण बदलता है अपने आप को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो लिखो, इस कथन से हम सहमत हैं कि एकल जीव का विभिन्नता उपयोगी होता है। क्योंकि एकल जीव में विभिन्नता के कारण ही जीव इस पृथ्वी पर
जीवित रहता है। क्योंकि वह पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। अपने आप को बदल लेता है।